बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहले से ही रोजगार के लिए युवा हाहाकार कर रहे हैं। उधर बेरोजगारों के आंकड़ों पर सीएमआई की रिपोर्ट ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। 3 महीने में मध्य प्रदेश में 3% से ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गई। बेरोजगारों के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 प्रदेशों में शामिल हो गया है। उधर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं। लेकिन बेरोजगारी को लेकर आखिर कांग्रेस और बीजेपी केवल बयानबाजी तक क्यों सीमित हैं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर बेरोजगारी के लिए ठीकरा फोड़ रहे हैं। सबसे पहले यह सियासी बयानबाजी सुन लीजिए। देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 8.32% पर पहुंच गई। जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही, जीडीपी 20% की उछाल मार रहा है, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसका सवाल सरकार को देना पड़ेगा। यही हाल मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर रोज अखबारी खबरें और हेडलाइन बनाने में लगी सरकार बताए कि जो है बेरोजगारी दर 3 महीने में 3 गुना कैसे बढ़ गई। ये तो 1.4% थी मई में, आज 3.5% के ऊपर जा रही है। ये मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह जी बताइए। देखिए, हमारी सरकार ने तो लगातार रोजगार के सुअवसर स्थापित करने की प्रयास किए हैं। चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो या फिर इन्वेस्टमेंट लाकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का मामला हो, या स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाकर उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हुए उनके व्यवसाय देने की बात हो, खेमचा ठेले लगाने वालों को मुख्यमंत्री वेंडर योजना के तहत लोन देने की बात हो, या कैंपस के माध्यम से सभी तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, हमारी सरकार ने लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध भी कराए हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप किस आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पर यह बात सही है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। नेताओं की बयानबाजी आपने सुन ली। अब जरा बेरोजगारों का हाल भी सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। इससे सरकार को इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। और ये बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, और आए दिन कोई ना कोई बेरोजगारी के चक्कर में सुसाइड कर रहा है या कुछ कर्जे से परेशान है। परेशानियां बहुत बढ़ गई है। पहले जॉब नहीं है, और जो जॉब लोगों की थी वो चले गई है। तो मैं खुद का व्यापार करने की सोच रहा हूँ, मोबाइल शॉप का। लेकिन अब स्थितियाँ वही है ना कि अब किसी भी चीज़ के लिए आपको पूंजी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ने मेरे को कंपनी से निकाल दिया, तो फिर मैंने किराने की शॉप खोली है। तो बस अब वही चल रही है, उसके सहारे चल रहा है जीवन। बहुत बुरी स्थिति है, बेरोजगारी के कारण बैठा हूँ मैं भी, तो कुछ काम नहीं। मेरी खुद की भी नौकरी चली गई है। मैं भी 2-3 महीने से खुद नौकरी ढूंढ रहा हूँ। घर से भी बहुत प्रेशर है क्योंकि अकेला हूँ, घर संभालने वाला हूँ, माँ बाप भी बूढ़े हैं। अभी सर मैं जो है तो मतलब छोटे मोटे काम देख रहा हूँ सर, बट अभी कुछ काम मेरे को मिल नहीं रहा। तो मेरा जो मतलब आय का स्रोत है तो पूरा बंद है सर, और मुझे मजबूर होना पड़ रहा सर दूसरा काम करने के लिए। सुना आपने, सरकार के पास लाखों दावे हैं, लेकिन जब बेरोजगारों से असल हकीकत हमने जाननी चाहिए तो जो कड़वी सच्चाई है वो सामने आई है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन्हीं बेरोजगार युवाओं के हवाले से पूछ रहा है कुछ सवाल। क्या है हमारे सवाल? 1 महीने में 16 लाख से ज्यादा बेरोजगार, ये क्या हो रहा है सरकार? हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को दी हवा, बीजेपी कांग्रेस को नहीं है युवाओं की चिंता। बेरोजगारी में टॉप कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार है फ्लॉप, और एमपी में जुमलेबाजी भारी। सरकार को क्यों नहीं दिखती आखिर बेरोजगारी? ये बड़ा सवाल है जो आज हम पूछेंगे सरकार से, और हम बात करेंगे इस पर कांग्रेस से भी। कुछ खास समाज के तबके से लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका रुख करेंगे। अपने सबसे पहले अपने जो गेस्ट है उस पैनल से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष शर्मा जी भी जुड़े हैं। शशिकांत त्रिवेदी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संदीप पांडे, चयनित पटवारी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं राकेश जी आपके पास। जब भी हम देखते हैं कि जिम्मेदारी की बात होती है तो सीधे आपकी तरफ उंगली करके बताया दिया जाता है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि उनके समय में ऐसा हुआ था।
क्या आपको लगता है ये प्रवृत्ति ठीक है? बार बार कांग्रेस को ढाल बना करके चीजों के से बचने की कोशिश कैसे देखते हैं आप इसे? जो व्यवस्थाओं में फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, वो पुराने रिकॉर्ड देख के बताते हैं कि साहब वो ऐसा करते थे, फला ऐसा। आज आपने जो सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट दिखाई है, उसमें अगस्त के महीने में ही 16 लाख लड़के मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो गए और जो परसेंटेज है वो 3% बेरोजगारी का मध्य प्रदेश में बढ़ गया। यानी अब हम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने भारी उछाल किया है बेरोजगारी में। अब हम टॉप 10 में शामिल हो गए हैं और इसके लिए शिवराज सिंह जी की क्रियाशील मंत्रित्व को उनके को मैं बधाई देता हूं। अगर वो इतना मेहनत नहीं करते अन्य कामों में तो हो सकता है मंडीदीप में 200 करोड़ का प्रतिदिन घाटा हो रहा है वहां की इंडस्ट्रीज को। मध्य प्रदेश में एक भी नौकरी, जिन शिक्षकों के पेपर्स कंप्लीट कर लिए गए थे उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। पुलिस की भर्ती के लिए लगातार कहा जा रहा है लेकिन कभी भी उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। अभी मैं विश्वास सारंग जी को सुन रहा था, माननीय मंत्री जी को, और वो कह रहे थे खोंचे वाले को हमने मुख्यमंत्री सहायता में पैसे दिए। अरे मेरे भाई, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से बदहाली के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी की सीमाएं सारी लांग गए हम लोग, युवा हमारे घर पे बैठ गए, किसान घर पे बैठ गया और आप आज कांग्रेस को कोस रहे हो। भाई, कांग्रेस को कोसने के बजाय 15 वर्ष आप मध्य प्रदेश में राज्य कर रहे हो और 6 वर्ष तक आप दिल्ली में राज्य कर रहे हो। मध्य प्रदेश में कौन सी इंडस्ट्री आई? मुझे एक जगह का बता दो, पीथमपुर का बता दो, मुझे बामौर का बता दो, मालनपुर का बता दो, मुझे आप मंडीदीप का बता दो। कहीं भी एक भी कोई नई फैक्ट्री नहीं आई। जो फैक्ट्रियां थी वो 24 फैक्ट्रियां देश में बंद हुई बड़ी बड़ी, जिसमें 75% अकेले मध्य प्रदेश की अफलाज थी। ये संतोष गंगवार जी ने अपने लोकसभा में जवाब दिया है वहां पर। इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, ठीक है। आशीष शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन पा रहा हूं जी। आशीष जी, बड़े गंभीर आरोप हैं सर। एक तो मध्य प्रदेश ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा बेरोजगारी में। दूसरा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा जो राकेश जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि 24 फैक्ट्रियां देश में बंद हुई, जिसमें से 75% फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश की बंद हुई। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपने एक और आंकड़ा नहीं देखा होगा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में वर्ल्ड में 2nd रैंक मिली है जी। अभी कुछ दिनों पहले ही कि हम उत्पादन में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं। जहां तक बात है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना का संकट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और कहीं न कहीं इस कारण से उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, सरकारों की आर्थिक स्थिति भी बहुत लचर गई है। मध्य प्रदेश में मंडीदीप का हमने विकास किया। जिस देवास जिले से मैं आता हूँ, वहाँ के उद्योग धंधे कांग्रेस के दौरान दम तोड़ चुके थे, पानी की तक की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उद्योगों के लिए पानी पहुंचाना हो या परिवहन की व्यवस्था करना हो, दिग्विजय सिंह के समय सड़कों के कारण उद्योग धंधे मध्य प्रदेश से पलायन कर चुके थे। बिजली की स्थिति इतनी खराब थी कि आशीष जी, गलत टॉपिक नहीं छेड़ दिया आपने सड़कों का और बिजली का इस टाइम पर। देखिए, उद्योगों के लिए सब चीजें जरूरी रहती है। ना ठीक है सर, जरूरी है, लेकिन ये जो टाइमिंग है, जिस वक्त आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, इस वक्त तो खुद सीएम बोल चुके हैं, सड़कों की हालत को लेकर नाराजगी जता चुके हैं, बिजली को लेकर के खुद गृह मंत्री बोल चुके हैं, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री बोल चुके हैं, ऊर्जा मंत्री कि हाँ अभी दिक्कतें चल रही हैं। देखिए, पर आप एक चीज स्वीकार कीजिए, 24 घंटे बिजली घरेलू उपभोक्ता को हमने दी, 10 घंटे कृषि के लिए हमने दी, उद्योगों को बिजली मुहैया कराई, पानी मुहैया कराया, सबसे अच्छा वातावरण मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए हमने निर्मित कराया। और इसका परिणाम है कि जिस मंडीदीप से, जिस पीथमपुर से, जिस देवास से उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां पर आज उद्योग फल फूल रहे हैं। हमने कई इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए हैं और वहां पर राकेश जी तो कह रहे हैं प्रतिदिन 200 करोड़ का घाटा मंडीदीप में हो रहा है सर। वो जिसे आपकी नाकामी बता रहे हैं, उसे ही आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। देखिए, वैश्विक मंदी का दौर सब दूर चल रहा है। आपने देखा होगा कोरोना के कारण बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस समय भी टिकी हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी के कौशल का परिणाम है। लेकिन सर, बिल्कुल आपने खुद ही देखिए 2 चीजें कहीं जो कहीं कॉन्ट्रडिक्शन करती हैं। आपने कहा कि देश मैन्युफैक्चरिंग हब में नंबर 2 पर आ गया, और राकेश चौधरी जी कह रहे हैं कि 75% मध्य प्रदेश की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं,
पूरे देश में बंद होने वाली में, तो इसका फायदा मध्य प्रदेश को क्यों नहीं मिल पाया सर? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार थी। अगर नंबर 2 हुआ था वहां, तो हम मध्य प्रदेश को कम से कम नंबर 7, नंबर 10 मैन्युफैक्चरिंग में कर लेते, बेरोजगारी में नंबर 10 में ले आए। देखिए, बेरोजगारी की समस्या है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन सरकार बेरोजगारी के लिए भी इंतजाम कर रही है। सरकार ने कार्यक्रम भी बनाए हैं। बहुत दिनों से भर्तियां नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश में, कुछ तकनीकी कारणों से रुकी हुई है। जिनको हम चयन कर चुके हैं उनको पोस्टिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ तकनीकी कारणों से नौकरियां रुकी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लाखों की संख्या में बहुत जल्दी भर्तियां करने वाली है, जिससे बेरोजगारी का संकट भी काफी हद तक दूर होगा। लेकिन एक चीज हमको समझना चाहिए, शासकीय नौकरियां आज इतनी है नहीं जितनी लोग चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल उन्नयन का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया, और जिसके कारण व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया, उसे सुविधा दी गई कि वो अपने कौशल का विकास करके स्वरोजगार के तहत भी काम कर सकता है। हमने 10,000 रुपए स्ट्रीट वेंडरों को, लाखों को मध्य प्रदेश में प्रदान किए, जिसके कारण कोरोना के संकट के दौरान भी इन लोगों ने अपने छोटे मोटे व्यवसाय को पुनर्जीवित किया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार काम तो कर रही है, लेकिन जहां तक बात नौकरियों की है, तो आने वाले समय में नौकरियां भी निकलेगी। ठीक है सर, ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चयनित पटवारी हैं। चयनित है सर, चयन तो हो गया है, नौकरी नहीं मिली है, ऐसे बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में। अब इन्हें बेरोजगार कहें कि इन्हें सरकारी नौकरी वाला शख्स कहें, संदीप जी से ही पूछ लेते हैं। संदीप जी, आपको बधाई दें कि आपका चयन हो चुका है, या आपके साथ सांत्वना जताएं कि चयन होने के बाद भी आप महीनों से खाली बैठे हैं, सालों से खाली बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, 2017 के बाद तो मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी आई नहीं है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में आई, और टीचर की जो भर्ती आई थी वो भी 2017-18 में आई हुई थी। 2018 से ये अभ्यर्थी चयनित है। 4 साल से ये नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। लगातार पात्रता सारी रखने के बाद, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता। हर विधायक, मंत्री, नेता जो भी है इसमें, मतलब शासन में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, सब जब विपक्ष में रहते हैं तब हमारी बात रखते हैं, रोजगार के मुद्दे पे बोलते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं। लेकिन जब वो शासन में आते हैं तो उनका मुंह शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। आप देखिए, हमारे जो पटवारी अभ्यर्थी वाले बच्चे हैं, उनने करीब 10 लाख से अधिक ट्विटर पर ट्वीट किए हुए हैं, मंत्रियों के लिए, सीएम सर के लिए, सभी के लिए किए, लेकिन एक ट्विटर का जवाब नहीं आया, जबकि जन्मदिन पे या किसी के मरने पे ये बराबर बोलते हैं। शिक्षक वाले अभ्यर्थियों ने धरना दिया, लगातार नियुक्ति की मांग की, तो वो भाई बहनों को इन लोगों ने क्या किया, नियुक्ति ना देखते हुए इनको मारा जा रहा है, FIR दर्ज कराई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप ये है कि आप रोजगार किसको मानते हैं। आप एक BE किया हुआ बच्चा, MBA किया हुआ बच्चा, MCA किए हुए बच्चे को आप चाय की दुकान खुलवाएंगे, आप टपरी लगवाएंगे, आप रेडी लगवाएंगे, तो फिर आप शिक्षा की क्यों कहते हैं? आप शिक्षा का सिस्टम बंद कर दीजिए। अगर MBA वाले से, BE वाले से आपको ये सब रोजगार करवाने हैं, शासकीय नियुक्ति निकालना ये सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार सही तरीके से सरकार नहीं चला पा रही है तो आप शासन छोड़ दीजिए ना। आप क्यों उसी शासन पे बैठे हुए हैं? आपको जिम्मेदारी से, राजपत्र देखिए मध्य प्रदेश शासन का, संविधान में आर्टिकल 42-43 देखिएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि अपने विभागों में नियुक्तियां दें। इससे एक और बात तो सामने आती है कि जब ये नियुक्तियां मांगी जाती हैं, आप बच्चा परीक्षा पास करता है, परीक्षा पास करने के बाद एक शेड्यूल होता है कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर में एग्जाम कंडक्ट होगा और फिर इनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी तक पिछले 4 साल से ये देख रहे हैं, सरकार का कोई सिस्टम नहीं है। एक एग्जाम हमने जो 2017 सिस्टम तो संदीप जी बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से चल रहा था, सियासी तौर पर एक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनता है, बनने के कुछ ही घंटों के अंदर उस पर राज्य मंत्री का दर्जा दे करके सब तमाम सुख सुविधाएं दे दिए जाते हैं। लेकिन हमारे पटवारी हों, शिक्षक हों चयनित, उनके लिए अभी कोरोना काल है, उनके लिए परेशानी है, उनके लिए तकनीकी दिक्कतें हैं। मंत्रियों को क्या इसी कोरोना काल में विभाग नहीं मिले? क्या IAS IPS के लोगों के ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं? लेकिन नौकरी देनी है ना सर। अब आप लोग शायद वोट के वक्त याद आएंगे। हमारे साथ शशिकांत त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं एक लार्जर एस्पेक्ट ऑफ दिस पूरे सिनारियो का समझना चाहूंगा। त्रिवेदी जी, मैं आपसे सीधा यह जानना चाहता हूं, एक तो बेरोजगारी के आंकड़े और दूसरी तरफ सरकार के दावे, इन दोनों के बीच में इतना अंतर है, तो ये क्या है सर? ये क्या कोई तकनीकी खामी है या सामाजिक परिवेश हमारा जिस तरह का हो गया उसकी वजह से ये पूरी खाई नजर आती है हमको?
देखिए सर, हम पिछले 60-70 साल से, जब से हमने इंडिपेंडेंस गेन किया है, तब से हमारा जो रवैया है, सामाजिक रवैया, वो सरकारी पक्की नौकरी लेने का है। और हमारे यहाँ बाकायदा 1948 मिनिमम वेज एक्ट है, इवन पत्रकारों के लिए 1955 मिनिमम वेज एक्ट है, और उस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं, रिसेंट आ चुके हैं, कई लड़ाइयाँ चल रही हैं, मगर वो कभी लागू नहीं होते। तो होता यह है कि जिस देश में मिनिमम वेज एक्ट, जैसे मैं आपको बताऊं, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, 12 यूरो पर आवर, 12 यूरो पर आवर शायद हमारे यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी नहीं है। तो वहाँ स्किल्ड लेबर ये सैलरी लेता है मिनिमम वेज में, सबसे मिनिमम, मतलब वो हो सकता है 30 यूरो पर आवर भी लेता हो। उसकी पर डे सैलरी 7,000 to 10,000 पर डे भी होती है। तो वो शायद 40-45 लाख रुपए पर ईयर का एक पैकेज लेकर के वो एक लेबर कमाता है। तो वहां तो लोग कई जगह ऐसा है कि घर में काम करना पसंद करते हैं या 3 घंटे के लिए बुलाते हैं, पर वो चार्ज पूरा करता है। तो हमारे यहाँ जो डाटा की आप बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो है सबको सरकारी पक्की नौकरी चाहिए, बुढ़ापे में पेंशन भी चाहिए, जो बंद हो चुकी 2004 से या उससे पहले से। तो अभी हमारे ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में समाज को, जनता को ये पता ही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी लेना नहीं होता है। वो मतलब ये जो सर्वे वगैरह होते हैं ये पता नहीं चलते। दूसरी बात जो सबसे बड़ा संकट है, हमें यही पता नहीं, आप सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से पूछिए कि मध्य प्रदेश में नहीं, केवल मंडीदीप में कितनी फैक्ट्री काम कर रही हैं, वो एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता पाएंगे। तो जो प्रोडक्शन का डेटा है वही पता नहीं है, तो रोजगार का डेटा पता कहां से चलेगा कि कितने लोग उसमें लगे हैं, कितने नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा संकट है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश है, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है अंग्रेजी ना आने की लोगों को। और ये समस्या 1957 से नहीं, शायद 1857 से या और उससे पहले 1100 से चल रही है। हमारी सरकारों ने इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं किया है, और कोशिश ये रहती है कि अब हम शायद गांव की भाषा में भी पढ़ाना शुरू कर दें, अंग्रेजी बिल्कुल छोड़ दें। और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो होता यह है कि हमारे लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। एक अगर लगा किसी को कि आईटी सेक्टर में जॉब है तो सारे लोग आईटी विषय चुन लेंगे इंजीनियरिंग में, और आपको फिर स्कूल में पढ़ाने वाले गणित के शिक्षक नहीं मिलेंगे, जो बेस है जहां से वो परीक्षा पास करता है। हिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक भेड़ चाल चल पड़ती है किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। वो इसलिए है कि कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है, स्किल्ड कैसे बनाना है, एम्प्लॉयबल कैसे बनाना है लोगों का। ठीक है, ये तो एक तबका हो गया, एक फैक्टर हो गया। अभी जो सिनारियो है कोरोना का, उसमें अभी आप 2 चीजें बहुत इंपैक्ट कर रही हैं। एक, फ्यूल प्राइस बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, और फ्यूल प्राइस बढ़ने से बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। और आप देखते जाइए, दोनों चीजें यदि बढ़ी रहेंगी तो प्रोडक्शन डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी कंपनियां कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी, बाजार में compete नहीं कर पाएंगी तो या तो वो बंद होंगी या लोगों की छटनी करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये डोमिनो इफेक्ट है, इस पर कोई रोक आप लगा ही नहीं सकते। आपके पास एक ही चारा है कि बिजली के रेट कम करिए आप, क्योंकि बिजली कई फैक्ट्रीज में, कंपनीज में 16 से 17% तक रॉ मटेरियल होती है, और यदि वो महंगी मिलेगी तो वो नहीं चलेगी। मतलब बेसिक्स पर भी काम सरकार को करना पड़ेगा। है ही नहीं, पॉलिसी ही नहीं है। कोई मुझे बताए कौन सी पॉलिसी है, उस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में कहां लिखा है कि लोगों को कैसे आपके पास डिपार्टमेंट है, आपके पास लोग हैं, आपके पास तबका सब कुछ है, लेकिन आपके पास पॉलिसी फ्रेमवर्क वर्ल्ड से कॉम्पीट करने के लिए कुछ नहीं है ही नहीं। और ना कोई अप्रोच है, ना भविष्य में कुछ मुझे अभी दिखने वाले कि 10 साल तक, मान लीजिए कोरोना कोई गारंटी नहीं दे रहा कि वो 50 साल नहीं जाएगा, तो आपके पास क्या फ्रेमवर्क है, आप क्या करेंगे? क्या लोगों को ऐसे भटकने देंगे? ठीक है आशीष जी, पे फिर लोग छीना झपटी करेंगे। ठीक है आशीष जी, बड़ा गंभीर देखिए सवाल है। भोपाल की 2 घटनाओं मुझे याद आती है जो अभी रिसेंट है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं, लेकिन एक शख्स, उसकी नौकरी चली जाती है, सिविल इंजीनियर था भोपाल में, उसने अपने बीवी बच्चों को मार करके खुदकुशी की कोशिश की, उसकी डेथ हो जाती है, बच्ची बचती है, वाइफ का पता नहीं अस्पताल में क्या हालात हैं। फिर हम 2 दिन पहले की एक खबर देखते हैं, एक शख्स नौकरी चले जाने की वजह से खुद की गर्दन को चाकू से रेत लेता है और पूरा लहूलुहान, उसकी तस्वीरें देखकर दिल हिल जाता है। सर, अगर इतनी सारी योजनाएं केंद्र चला रहा है, इतना अच्छा मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में सरकार दे रही है, लोन भी दे रही है, धंधे पनपकाने के मौके भी दे रही है, वेंडर्स को पैसा दे रही है, सबको पैसा मिल रहा है, तो सर लोग ऐसे क्यों परेशान हैं? ये 16 लाख बेरोजगार कहां से आ गए? 1.4 से हमारा बेरोजगारी का आंकड़ा 3.5 कैसे पहुंच गया? तो सर कुछ तो है ना जिसमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है सरकार के बयानों में और सरकार के कामों में।
देखिए, त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी इसी को रेखांकित करना चाहता हूँ कि समाज के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। शासकीय नौकरी उन्नत भविष्य की गारंटी है, ये बात अब समय के हिसाब से हमको सोच बदलना पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने रिप्लेसमेंट के बहुत सारे रोजगार मेले विभिन्न जिलों में आयोजित किए, जिसमें लगभग 5,000 से अधिक लोगों को नौकरी मिली है पिछले 1 साल के अंदर। जहां तक बात है कि निश्चित ही हताशा के कारण, नौकरियां जाने के कारण अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये पूरे समाज के लिए दुखदायी है। लेकिन आप आज से 10 साल पहले का, 15 साल पहले का भारतीय समाज ना नहीं देखना सर। आशीष जी प्लीज, इतिहास में आप लोग ले जाते हैं और हमारा भविष्य अंधकार में हो जाता है सर। कांग्रेस के शासन काल में ये सब हुआ था, तभी तो कांग्रेस के बाद 15 सालों तक आप थे सर। और अब रोजगार के लिए 15 साल, मुझे लगता है शशिकांत जी भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि रोजगार नहीं दिए हो तो बताइए जी, हमने 15 साल में भर्तियां नहीं की हो तो बताइए, आने वाले समय में भर्तियां नहीं कर रहे हैं ऐसा हो तो बताइए। हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी परिस्थितियों के अनुरूप ही काम करती है। ठीक है चौधरी राकेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सरकार कह रही है काम कर रहे हैं, परिस्थितियां थोड़ी सी अभी प्रतिकूल हैं और कोशिश पूरी है। 1 लाख नियुक्तियों का दावा खुद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने किया है। जाहिर सी बात है वो भी इस बात को जानते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड ये चीज है, तो चुनाव के वक्त उनसे पूछा जाएगा। तो मंशा तो है और अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए दिक्कतें हैं। कांग्रेस को क्या लगता है, वेट कर लेना चाहिए थोड़ा? मेरा मानना ये है कि आप 1 लाख नौकरियां देंगे, अब देते रहिए, ये तो सुपनेबाजी। शिवराज सिंह जी जब भी कहते हैं तो इसी तरीके की बात करते हैं, लेकिन जो पाइपलाइन में है, जो कंप्लीट कर चुके हैं शिक्षक, डॉक्यूमेंट अपने आप से तहकीकात करा चुके हो, उनको तो सिर्फ ज्वाइनिंग देना है आपको। आप उनको हर महीने 2-4 महीने टाल रहे हो, तारीख लगा देते हो। आपको पुलिस भर्ती में आपको सिर्फ प्रक्रिया करनी है, भर्ती करिए। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि भाई ये सरकारी नौकरियां की तरफ, हमें नौकरियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और सरकारी नौकरियां कब से बंद हुई? 2001 का वाकया है, जब आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कैबिनेट में एक निर्णय किया और उन्होंने अभिलाषी 10% सरकारी नौकरियां वहां से कम करना प्रारंभ किया। भारतवर्ष के इतिहास में सरकारी नौकरियों की कटौती का प्रस्ताव स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लाया गया था। तब से निरंतर ये चल रहा है कि सरकारी नौकरियों की तरफ धीरे धीरे कम होना चाहिए, संविदा पे नियुक्तियां हो जाए ना। तो संविदा वाला तो सर आपने दिग्विजय शासन काल में हमने देखा, कॉन्ट्रेक्चुअल वो जो एक आपने व्यवस्था बना दी, उसकी वजह से मध्य प्रदेश के बेरोजगारों का जितना शोषण हो रहा है सर, मैं तो बड़ा दुखी रहता हूं। और उसके लिए मैं दोनों को बराबर दोषी मानता हूं। कम से कम जो वेजेस मिनिमम फिक्स किए हैं वो उन बच्चों को मिल रहे हैं कि नहीं, वो भी देखने वाला कोई नहीं है सत्ता में। हम संदीप पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। आपको लगता है कि केवल सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए? तो अगर ऐसा है तो लोग क्यों सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं? क्या सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जो होती है कि अगर प्राइवेट जॉब करेंगे तो उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिल जाए मध्य प्रदेश में, तो कोई क्यों सरकारी नौकरी की आस लगाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, यदि मतलब मैं तो आशीष जी की बात कहना चाहूँगा। आशीष जी पहले भी डिबेट कार्यक्रम में मुझे मिले हुए थे और उस समय भी उन्होंने मुझसे ये कहा हुआ था कि पटवारी का मसला 7 दिन में निपट जाएगा, शिक्षकों को मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी, दे दी जाएगी, हम बराबर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध, सरकार के पास रोजगार नहीं है, सभी लोग समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ऐसा विनिर्माण है, हो रहा है कि जो शिक्षित बच्चे हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सके? प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी मिलती है, इसमें नो डाउट है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ऐसी सुविधाएं हैं, उपलब्ध है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की मामा जी बात करते हैं, शिवराज जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप बढ़ाइए, लेकिन क्या उसके लिए जो पात्र अभ्यर्थी या पात्र बच्चे हैं, क्या उनको लोन या पैसे की सुविधा उपलब्ध हो रही है? गिने चुने सारी चीजें से दस्तावेजों पे चलती हैं, मंचों से घोषणाएं कर दी जाती हैं, योजनाएं बना दी जाती हैं, लेकिन उसके कार्यान्वयन को रोक दिया जाता है। शासकीय जो बॉडी है उसके पास जब भी कोई वो आवेदन करना जाता है तो वहां उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो सरकार को पहले तो ये देखना चाहिए कि विकल्प वो बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, और यदि जब तक विकल्प नहीं बना रहा है तो शासकीय नौकरी तो आपको देनी ही होगी।
ठीक है संदीप जी। शशिकांत जी, वक्त कम है, बहुत शॉर्ट में आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो पॉलिसीज हैं भी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। इंदौर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़ी एमएनसी है, देश की प्रतिष्ठित कंपनी है। जब वो आती है यहाँ पर कंपनी मध्य प्रदेश में अपनी सेटअप लगाने के लिए, तो एक एमओयू साइन होता है और वो कहती है कि हम इतने हजार युवाओं को रोजगार देंगे। फिर अभी जब पिछले महीने डेटा मांगा जाता है तो पता चलता है कि उसने वो कुछ किया ही नहीं। फिर उसे एक नोटिस इश्यू होता है और वो कहती है ठीक है हम 5,000 युवाओं को नौकरी दे देते हैं। और 5,000 युवाओं को नौकरी देते हैं, यहाँ तक तो सरकार ने पूरा अच्छे से उसे प्रचारित कर दिया, लेकिन फिर यह नहीं बताया कि उस 5,000 नौकरी में उन्होंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि इनिशियल लेवल की नौकरी है, मतलब कि जो सबसे कम सैलरी वाले बच्चे हैं मध्य प्रदेश में वही रहेंगे, और जो इस साल पास आउट हुए हैं केवल उन्हीं बच्चों को रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले बच्चे या जो काम कर चुके बच्चे हैं वो अनुभवी होंगे, उन्हें ज्यादा पैसा देने होंगे। तो पॉलिसी बना देना और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने देना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। क्या सरकार इसको लेकर संजीदा नहीं है? देखिए क्या है कि अब मैं मान लीजिए पत्रकार हूं और मेरे को एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करनी है, तो अगर मैं स्किल्ड हूं तो कंपनी फ्रेशर को कैसे लेगी? उसे मालूम है कि ये वाला काम यही व्यक्ति कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह की जो पॉलिसीज हैं कि आपको लोकल को प्रेफरेंस देना है, इस पे कोई कानून बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में है। तो हम जाकर के तमिलनाडु में जॉब कर सकते हैं, बेंगलोर में कर सकते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो दिक्कत यह है कि ये कानून लागू कैसे होगा, ये आप बना कैसे देते हैं? एक नियम बन सकता है, एक प्रेफरेंस के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है, जिसे अपना प्रोडक्शन देखना है, उसे तो बेस्ट पर्सन चाहिए होगा ना, जो डिलीवरी करे कम समय में, कम पैसों में, मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिव बंदा हो, उसी को वो लेंगे। तो अगर आपकी सरकार को बजाय अपना गरिमा झांकने के लिए दूसरों पर ये कानून क्यों थोपना चाहिए? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सरकार को अपने इंस्टीट्यूट को एक तो रिसर्च बेस्ड करना चाहिए, जो है ही नहीं भारत में, नंबर 1। नंबर 2, वो एम्प्लॉयबल कैसे हो? आपके पास कौशल विकास विभाग और ये विभाग और वो विभाग सब है, तकनीकी शिक्षा विभाग, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयबल बनाते हैं? उनको इतना स्किल्ड बना देते हैं कि वो जाकर के बाहर के किसी व्यक्ति को वो खुद मना करेगा कि नहीं, वो हमको लोकल व्यक्ति मिल रहा है, कम पैसे में तैयार है, हम आपको दूसरे राज्य से क्यों बुलाएं? ठीक है, तो कॉम्पिटेबल बनाना, एम्प्लॉयबल बनाना भी जरूरी है। अंतिम सवाल आशीष जी आपसे, अंतिम सर, बहुत कम वक्त है। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि अभी हाई टाइम है और सरकार को ये जो चीजें लटकती चली आ रही, इस पर भी प्रायोरिटी इनको सेट कर लेनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बीजेपी के तमाम चिंतन मनन जो भी होना होता है हो जाता है, सरकार को जिन कामों में क्रेडिट मिलता है वो हो जाते हैं, लेकिन जहां रोजगार की बात है वहां पर चीजें अटक रही हैं और बहुत लंबे समय से अटक रही हैं। आप खुद इसी डिबेट में आकर के कई बार कह चुके हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा, अब वो बहुत जल्द जो है वो हो जाना चाहिए, क्या लगता है? निश्चित ही रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा भी रहे हैं। कर्मी कल्चर भी हमने समाप्त किया है, लेकिन आप ये मानकर चलिएगा कि कुछ दिक्कत जरूर है, पर सरकार रास्ता निकाल रही है। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को अतिशीघ्र रोजगार मिले, इसके लिए शिवराज जी की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं यही आपसे कह सकता हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी आपका, साथ ही आशीष शर्मा जी आपका, शशिकांत त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, और संदीप पांडे जी आपका भी शुक्रिया। मध्य प्रदेश में रोजगार जो है जिस तरह से लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, उससे लेकर के युवा परेशान हैं, समाज का हर तबका परेशान है, सरकार भी परेशान नजर आती है, लेकिन उसका समाधान निकालती नजर नहीं आती। विपक्ष को भी जिस दमदारी से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ऐसा लगता है कि कहीं इस मुद्दे को लेकर वो पीछे हो जाता है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े, अफगानिस्तान और तालिबान की खबरों में उलझे रह जाते हैं और हमारे बच्चे चौक चौराहों पर इन्हीं खबरों को, इन्हीं जुमलों को दोहराते नजर आते हैं। असल में होना यह चाहिए कि बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात आपकी होनी चाहिए, और इसलिए आज आपकी बात में हमने इस अहम मुद्दे को उठाया था। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रामलाल, छोले लाओ। आया सर। रामलाल, छोले लाओ। छोले लाओ। रामलाल, छोले। रामलाल, टेस्ट ऐसा